नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम थर्ड लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, रे ऑप्टिक्स काफी दिनों के बाद मिल रहे हैं। आई होप सब लोगों ने घर पे पढ़ाई की होगी, टाइम पास नहीं किया होगा। किया है तो आपका लॉस है, मेरा लॉस नहीं है। ठीक है, आज का टॉपिक, लास्ट लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन देख लिया, रिफ्रैक्शन देख लिया, बेसिक सारी चीजें देख ली। आज का ये जो टॉपिक है, थियरी पॉइंट ऑफ व्यू दी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन इसमें से आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान लगा के पढ़िएगा, मन लगा के पढ़िएगा। ठीक है, इस टॉपिक का नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आई थिंक सो आप लोग में से सबको बेसिक आइडिया तो इसके बारे में होगा ही। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है तो आपने 10th में थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा ही था। व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? व्हेन अ लाइट travels from an optically denser medium to a rarer medium at the interface. At the interface मतलब जहां पे दो मीडियम्स चेंज होते हैं, it is partly reflected back into the same medium. वापस रिफ्लेक्ट होता है, थोड़ा रिफ्लेक्ट होता है, थोड़ा रिफ्लेक्ट होता है, एंड पार्टली रिफ्लेक्टेड टू द सेकंड मीडियम, एंड दिस रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड द इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर हुआ? थोड़ा अंदर जाएगा, थोड़ा बाहर जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं? इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल नहीं, इंटरनल रिफ्लेक्शन। बट when a ray of light enters from a denser medium to a rarer medium, अब देखो डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम की तरफ जा रही है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आप देख सकते हो, देखो ये थोड़ा, क्योंकि बेटा आपने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था और 10th में भी पढ़ा था, रेरर टू डेंसर तो टूवर्ड्स, एंड डेंसर टू रेरर अवे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब इसको आप AO2 को चेक करो, AO2 और अवे जा रहा है। AO3 को चेक करो तो और दूर जाएगा, और दूर जाएगा मतलब इस केस में आप देखोगे ना तो वो क्या हो गया? सरफेस के पैरेलल हो गया। और AO4 के बारे में चेक करो, वो तो बिल्कुल अंदर आ रहा है। आया समझ में? बिल्कुल अंदर आ रहा है। क्लियर हुआ? पक्का? सो एज वी कैन सी कि भाई जो जैसे जैसे रे आगे बढ़ती है, तो रे आगे बढ़ती है मतलब देख लो यहाँ पे उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, यहाँ पे आई डैश है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? आर डैश। यहां पे जब वो रे इंटरफेस, दैट इज वो एयर और वाटर इंटरफेस, जो दो मीडियम का इंटरफेस होता है, उसके पैरेलल हो जाती है, उस एंगल को यहां पे आप देख पा रहे हो, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। क्योंकि उसके बाद आप थोड़ा सा भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे, क्या होगा? बाहर जाने की बजाय अब अंदर आ जाएगा, इसलिए उसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आ गया समझ में? पक्का? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन जल्दी से। ओके, अब देखो ये वापस वही डायग्राम, ताकि आपको बार बार पता चले। अब देखो यहाँ पे इंसिडेंट रे AO1 है, पार्शियली रिफ्लेक्ट होगी O1C में, पार्शियली रिफ्रैक्ट होगी O1B में, ट्रांसमिट जिसको बोलते हैं, बिकॉज दूसरे मीडियम में गया इसलिए ट्रांसमिट। बराबर है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R है और एंगल ऑफ इंसिडेंस है I, और ऑब्वियस बात है R है वो I से बड़ा ही है, देख पा रहे हो। जैसे 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 आगे बढ़ते जाओगे AO3 में, जब आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये कितना हो गया? 90 डिग्री, और उसको हम π/2 भी बोलते हैं, देख लो π/2 हो गया। बराबर है? फॉर अ इंसिडेंट रे AO3, उसके लिए हमारी रिफ्रैक्टेड रे क्या हो जाएगी? O3D। बराबर है? O3D। उस एंगल के बाद जितने भी एंगल पे आप, मैंने आपको आगे ही समझाया, वहां पे वो लिखा हुआ है, बराबर है, वो वापस क्या होगा? इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। द रिफ्रैक्टेड रे इज बेंट सो मच अवे फ्रॉम द नॉर्मल दैट इट ग्रेजेस द सरफेस एट द इंटरफेस बिटवीन द टू मीडियम। अब वो इतना, और क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाएगा तो उसको दूर तो जाना है, दूर जाने के 90 के बाद तो वो वापस रिफ्लेक्ट ही होगा। दिस इज शोन बाय द रे O3D इन फिगर, एंड इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीज स्टिल फर्दर 90, IC के बाद भी, IC मतलब क्रिटिकल एंगल, ये 90 क्या है तो ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो I क्या होगा? आपका IC होगा। तो उसके बाद क्या होगा? रिफ्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल एंड द इंसिडेंट रे इज टोटली रिफ्लेक्टेड, जैसे हमने ये देख लिया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया? प्लीज पॉज द वीडियो, डायग्राम दूसरी बार मत बनाना। ओके, this is called total internal reflection, and when light rays gets reflected by a surface, normally some fraction of it gets transmitted, the reflected ray therefore
इज ऑलवेज लेस इंटेंस देन द इंसिडेंट रे। अब देखो एक बात समझो, यहाँ पे जितनी रे सारी गई वो सब की सब इधर नहीं आएगी, 5 to 10% बाहर चली जाएगी, थोड़ी यहाँ पे आएगी, इसलिए उसकी इंटेंसिटी हमेशा क्या होगी, लेस। हाउएवर द स्मूथ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस में भी, कितना भी स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्यों ना हो, थोड़ी बहुत उसकी इंटेंसिटी कम ही होगी। So in total internal reflection on the other hand, no transmission of light takes place, but total internal reflection में क्या होगा, बाहर ही नहीं जाएगा, बाहर ही नहीं जाएगा भैया। यहाँ पे देखो थोड़ा बहुत बाहर गया 1 to 2%, इसके बाद तो जाना ही नहीं है, इसलिए तो उसको क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल का मतलब सब कुछ, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, यहाँ पे देख के बताया कि थोड़ा बाहर जाएगा, वो इसके लिए नहीं है, वो इन दो केस के लिए, O1 और O2। बट फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। तो हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल भैया क्या बता रहा है, स्नेल भैया बता रहा है कि N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन आर, बराबर है। अब साइन आई आपका क्या होगा, IC जितना होगा इज इक्वल टू N2 साइन आर कितना होगा तब 90, बिकॉज एट I इज इक्वल टू IC, आर कितना हो गया है 90 डिग्री। हमने अभी डायग्राम में चेक किया, देखो बेटा I इज इक्वल टू IC के लिए आर क्या हो गया 90, बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, N1 साइन IC, साइन सी नहीं, साइन IC इज इक्वल टू N2, क्योंकि साइन 91 होता है। और अब हमें क्या फाइंड करना है, अब देखो यहाँ पे N2 को नीचे लेके आओ, N1 by N2 sin IC is equal to 1, N1 by N2 is equal to 1, what N12 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, और sin IC को मैं नीचे लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 1 by sin IC, बराबर, क्लियर हुआ। तो ये आपका फॉर्मूला है IC कैलकुलेट करने का। ओके, तो पहले इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, फॉर अ स्पेशल केस इफ N1 इज इक्वल टू N मान लेते हैं और N2 इज इक्वल टू 1, क्योंकि N1 मतलब वो लिक्विड हो, मीडियम, कुछ भी हो, कुछ भी बनो, तो देयरफॉर N1 by N2 sin IC इज इक्वल टू 1। अब N2 की जगह 1 ही आया जाएगा, तो N1 इज इक्वल, N1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, N1 की जगह पे N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 by sin IC, बराबर है। तो जब दूसरा मीडियम एयर होगा तो पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना हो तो हम ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं 1 by sin IC। अगर इस कॉन्सेप्ट में देखे जाए तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब 1.33 है तो उसका क्रिटिकल एंगल इतना होता है, क्राउन ग्लास के लिए इतना होता है 41.14, डेंस ग्लास के लिए कम। जैसे जैसे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा आपका क्रिटिकल एंगल कम होता जाएगा। क्लियर हो गया, पक्का, आगे बढ़े, ओके डन। देन अब वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है उसका डेमोन्स्ट्रेशन। नाउ टेक अ ग्लास बीकर विद अ क्लियर वाटर इन इट, बराबर, बिल्कुल क्लियर। स्टर द वाटर अ फ्यू टाइम्स विद अ पीस ऑफ सोप सो दैट इट बिकम्स अ लिटिल टर्बिड। सोप थोड़ा डाल दो और उसको हिला, फॉर्म हो उतना नहीं, थोड़ा बहुत टर्बिड हो उतना है। टेक अ लेजर पॉइंटर एंड शाइन इट्स बीम थ्रू द टर्बिड वाटर। यहां से लेजर वाटर लेंगे क्योंकि ये ग्लास है, बराबर है, यहां से आपने लेजर बीम यहां पे दिया, ओके, लेजर रेड कलर की होती है ना, यहाँ पे आपने लेजर बीम दिया, ठीक है। यू विल फाइंड दैट द पाथ ऑफ द बीम इनसाइड द वाटर शाइन्स ब्राइटली। पानी के अंदर वो ब्राइट शाइन करेगा क्योंकि सोप है ना, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है इसलिए। Shine the beam from below the beaker such that it strikes at the upper water surface at the other end। यहां से हम डालेंगे, निकलेगा, ठीक है। इट अंडरगोज पार्शियल रिफ्लेक्शन, थोड़ा बाहर निकलेगा थोड़ा अंदर आएगा, ऐसा होता ही है। आप ट्राई करना, एक ग्लास ले लेना ऐसा बीकर जैसा, ओके, और यहाँ पे लेजर डालना, थोड़ा बाहर जाएगा थोड़ा। अब क्या करो, अब ये लेजर की पोजीशन थोड़ी साइड में शिफ्ट कर दो, यहां से शिफ्ट कर दो, ओके। तो क्या होगा, ए फिगर में आपने देखा कि थोड़ा पार्शियल अंदर गया थोड़ा पार्शियल बाहर आया, बट बी फिगर में आप चेक करो, जैसे ही आपने फेंका तो बाहर कुछ भी नहीं जाएगा अंदर आएगा, बाहर कुछ भी नहीं जाएगा अंदर आएगा। इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये आपका क्या हो जाएगा आईसी, आईसी तो नहीं बोल सकते, आई, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल, ओके। और ये आपका पूरे का पूरा अंदर आ जाएगा, ठीक है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ओके।
Now direct the laser beam from one of side of the beaker such that it strikes the upper surface of water more obliquely. जैसे मैंने आपको B बताया. Adjust the direction of laser beam until you find the angle for which the refraction above the water surface is totally absent. ऐसे ऐसे घुमाते जाओ. पहले यहाँ से डाल दो, यहाँ से डाल दो, यहाँ से डालो. फिर देखा कि भाई अब तो ऊपर नहीं जा रहा है, तो नीचे आ गया. अब इस बीम को उसको क्या बोलते हैं? इस बीम इज टोटली रिफ्लेक्टेड बैक टू द वाटर एंड दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट इट्स सिंपलेस्ट. तीसरा है क्या? Pour this water in a long test tube and shine the laser light from top. ऊपर से laser light को फेंको. Adjust the direction of the laser beam such that it is totally internally reflected. देखो यहाँ से भी डाल सकते हो, यहाँ से भी डाल सकते हो, बट मैंने यहाँ से डाली such that के वो totally internal reflect हुआ. Every time it strikes the wall of the tube, this is similar to what happens in optical fiber. देखो यहाँ से यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ पे जाएगा, यहाँ से यहाँ पे जाएगा. यही चीज ऑप्टिकल फाइबर्स में होती है. आ गया समझ में? पक्का? डन. ओके, तो अभी हम उसके यूजेस पढ़ेंगे. टाइम क्या हो? 10 मिनट ही हुए. छोटा वीडियो होगा आज. उसके न्यूमेरिकल्स आज करने थे. 3-4 अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल हैं जो एंट्रेंस एग्जाम्स में आते हैं, बट ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में. अब देखो, मैं इसलिए इस चैप्टर को, इस टॉपिक को ज्यादा वेटेज दे रहा हूँ बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ. अब उसका एप्लीकेशन, सबसे पहला एप्लीकेशन है मिराज. ये सबने देखा होगा. खाने वाली मिराज नहीं है भैया, ये मिराज अलग है. On hot summer days, the air near the ground becomes hotter. अब देखो ये ग्राउंड है, ग्राउंड गर्म होता है, यहाँ पे जो एयर होती है वो गर्म हो जाएगी. Then the air at higher levels, इसके कंपेरिजन मान लो यहाँ पे एयर है और यहाँ पे एयर है. ये वाली एयर जो ग्राउंड के नजदीक है वो क्या होगी? ज्यादा हैवी हो, ज्यादा गर्म होगी. गर्म होती है मतलब उसकी वॉल्यूम कम हो जाती है, डेंस मतलब फैल जाती है, इसलिए वो डेंस कम होगी. The refractive index of air increases with its density. जैसे जैसे आप डेंसिटी बढ़ाते जाओगे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा. हॉटर एयर इज लेस डेंस एंड हैज स्मॉलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन द कूलर एयर. जैसे मैंने बताया ना, यहाँ पे एयर क्या होगी? हॉट होगी. यहाँ पे एयर क्या होगी? कूल होगी. यहाँ पे लेस डेंस और यहाँ पे क्या होगा? मोर डेंस. कितना क्लियर हुआ? बट ऐसा कोई जरूरी होता है कि एयर हमेशा कांस्टेंट होती है? ना, एयर मूव होती है. Now if the air currents are small, that is the air is still. मान लो जब एयर स्टील हो, बहुत कम मूव होती हो, तो ऑप्टिकल डेंसिटी एट डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर इंक्रीजेस विद द हाइट. जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, जैसे मैंने बताया हॉट कूल, ऊपर और कूल होगी, तो ऊपर जैसे जाओगे तो डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज होती जाएगी. ठीक है, डेंसिटी क्या होती जाएगी बेटा? इंक्रीज. और जैसे डेंसिटी इंक्रीज मतलब यहाँ पे ज्यादा डेंसिटी, कम कम कम, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे आते ही क्या हो रहा है? देख लो दूसरा फिगर देख लो. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे आते ही क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, मतलब चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो रहा है. तो ऊपर डेंस मीडियम और नीचे रेरर मीडियम. तो डेंस टू रेरर जाओगे तो बैंड क्या होगा? लाइट बैंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल. मतलब जैसे जैसे, और ये ट्विंकलिंग स्टार वाला आपने 9th में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन 10th में देखा होगा. 9th में नहीं, तब यही कॉन्सेप्ट था. समझ में आ रहा है? अब होता क्या है, जैसे जैसे जाएगा तो इट विल बैंड अवे बैंड अवे बैंड अवे. एक टाइम आएगा जब उसका एंगल होगा वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा, तो वो क्या होगा? टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगा और वो पूरा पाथ ऐसे बनाएगा. देखो यहाँ से गया इट विल बैंड अवे, यहाँ से गया इट विल बैंड अवे, यहाँ से गया बैंड अवे, यहाँ पे बैंड अवे. अब क्या होना चाहिए? अब देखो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया तो वो सीधा कौन सा पाथ करेगा? कर्व्ड पाथ. और लाइट ऐसे ट्रैवल करेगी उसके अकॉर्डिंग. बट रियलिटी में लाइट कर्व्ड नहीं ट्रैवल कर सकती, वो स्ट्रेट ही ट्रैवल करेगी. तो स्ट्रेट तो उसे यहाँ पे दिखेगा, तो मतलब ये जो पोर्शन है वो उसको यहाँ पे दिखेगा, तो पूरा इन्वर्टेड दिखेगा. मतलब वो ऐसे उसका जैसे बोल सकते हैं ना रिफ्लेक्शन आ रहा है वैसा दिखेगा. ठीक है, तो पहले इतना लिख लीजिए, फिर मैं आपको और आगे डिटेल में समझाता हूँ. लिख लिया? ठीक है. As a result, light from a tall object such as tree passes through a medium whose refractive index decreases towards the ground. जैसे मैंने बता दिया, नीचे नीचे जाओगे. Thus the ray of light from such an object successively bends away from the normal and undergoes total internal reflection. इसलिए वो क्या हो जाएगा? total internal reflection धीरे 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 होता ही जाएगा. If the angle of incidence for the air near the ground exceeds the critical angle, जैसे मैंने बताया ना, यहाँ पे ग्राउंड के पास क्रिटिकल एंगल एक्सीड हो जाएगा. दिस इज शोन इन फिगर बी.
होगा क्या? टू अ डिस्टेंस ऑब्जर्वर द लाइट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम समवेयर बिलो द ग्राउंड। उसे कैसे लगेगा? ग्राउंड के नीचे से आ रहा है। The observer naturally assumes that the light is being reflected from the ground, क्योंकि वो कभी भी ऐसा कर्व्ड पाथ तो देख नहीं पाएगा, उसे तो नीचे ही दिखेगा, तो उसका ऐसे लगता है कि भाई वो पूरा ग्राउंड से आ रहा है। Say by a pool of water near a tall object or such. Such inverted image of distant tall objects cause an optical illusion to the observer. वो illusion होता है, illusion मतलब जो है नहीं और वो दिख रहा है। And this phenomena is called mirage, and this type of mirage is especially common in hot desert. और आप तो ये रास्ते में भी देख रहे हो, ड्यूरिंग समर टाइम बहुत गर्म होती है, जो टार का रोड होता है, बराबर है, उसमें आप देखोगे तो आगे बहुत क्या बोलते हैं, पानी पानी दिखता है, बट आप जैसे आगे जाते हो वहां पे पानी नहीं होता है। दिस इज व्हाट रिफ्लेक्शन इज ऑल अबाउट, मिराज। ठीक है, लिख लिया बेटा सबने? हाँ बिल्कुल ऐसा देखो, ये है डेजर्ट का कंडीशन और ये है हाईवे रोड। बिल्कुल आपको ऐसा ही दिख रहा है कि भाई आगे पानी पानी है, पानी पानी, बट वहां पे जाओगे पानी मिलेगा नहीं, इल्यूजन। बराबर है, डन। दूसरा है डायमंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमंड है। डायमंड्स आर नोन फॉर द स्पेक्टिकुलर ब्रिलियंस, मतलब उसमें साइन इतनी आती है। द ब्रिलियंस इज मेनली ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इनसाइड दैट। एक बार डायमंड के अंदर लाइट चली गई तो वो अंदर बहुत बार रिफ्लेक्ट होती है, और बहुत बार रिफ्लेक्ट होती है इसलिए वो हमारे आंख में साइन करती है। जैसे देखो व्हाइट लाइट अंदर घुसी, यहाँ पे आई, रिफ्लेक्ट हो गई, और ये हो गई। दो लाइट भेज रहे हैं, मान लो एक लाइट ऐसे आई, वो बिल्कुल निकल गई, व्हाइट लाइट ही निकली, बट दूसरी लाइट जो ब्लू, एक्चुअली लाइट ब्लू नहीं होती, ये दो अलग अलग लाइट्स बता सकूं इसलिए कि पहली लाइट तो सीधा रिफ्लेक्शन क्योंकि उसका क्रिटिकल एंगल से कम एंगल पे वो निकली तो बाहर चली गई, बट दूसरा जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे गिरी तो उसका क्या होगा? डिस्पर्जन होगा। ये देखो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, यहाँ पे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, यहाँ पे भी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, तभी तो वो टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट हुआ ना। बट अब यहाँ पे वो बिल्कुल बाहर निकल जा रही है, तो जब बाहर निकलेगी तो क्या होगा? उसका डिस्पर्जन होगा। ओके, and the critical angle for diamond array interface is 24.4 degree which is very small, मतलब कोई भी लाइट वहां पे सीधा क्या हो सकती है? टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट। Therefore, once light enters a diamond, it is very likely to undergo total internal reflection inside it. Diamonds found in nature rarely exhibit the brilliance for which they are known. रियल में डायमंड कभी ऐसा नहीं होता है, रियल डायमंड बहुत रफ होता है। It is the technical skill of diamond cutter which makes the diamond to sparkle so brilliantly. ये शेप, अब आप क्या खुदाई करने बैठोगे तो ये ऐसा डायमंड निकलेगा ना, काफी रफ होता है, बट वो उसको काम करते हैं, उसके जो वर्कर्स होते हैं उसमें अच्छा सा काम करके उसको इतना शेप देते हैं। ओके, बाय कटिंग द डायमंड सूटेबली मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन बी मेड टू अकर। वो उस शेप में, और आपने जनरली देखा होगा ऐसा ही शेप का डायमंड होता है, क्यों? क्योंकि इसमें इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। क्लियर हुआ? पक्का? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ये रहा देखो, ऐसे कट किया जाता है, आइडियल कट। ये किनके लिए? जो डायमंड कटर्स होते हैं वो ऐसा ऐसा काम करते रहते हैं। B3 A3 यहाँ पे पूरा इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसमें कितनी डेप्थ है उसकी, कितना टेबल है, उसको कितना कट करते हैं, ये क्राउन है और वो फलाना। ये हमारी लैंग्वेज का नहीं, बट सिर्फ बताने के लिए भी कि उसको इस शेप में काटा जाता है। और सारे देखो डायमंड है ना, ब्रिलियंस मतलब शाइन मार रहा है। क्यों साइन मार रहा है? क्यों? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, एक बार नहीं बहुत बार हो रहा है। देखो जैसे इसकी बात करें तो ये बंदा कम साइन मार रहा है, बट ये बहुत ज्यादा मार रहा है, तो वो डिपेंड के भाई कितनी लाइट उसमें गई, उसकी भी पोजीशन अभी इसकी चेंज कर दो तो वो ज्यादा साइन मारेगा, उसके बाजू में देखो ये ज्यादा साइन मार रहा है, तो दैट डिपेंड्स कि लाइट किस में कितनी ज्यादा जाती है। क्लियर हो गया? तो ये था उसका सेकंड एप्लीकेशन। अब देख रहे हैं हम थर्ड एप्लीकेशन, वो है प्रिज्म। अब बोलो प्रिज्म क्या है? प्रिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिज्म डिजाइन टू बैंड light by 90 degree or 180 degree make use of total internal reflection। अब देखो 90 डिग्री वाला, अब देखो सिंपल सी बात है, बहुत ध्यान से देखना है। प्रिज्म है, इसको आप मिरर की तरह काम करवा सकते हो। सच अ प्रिज्म इज ऑल्सो यूज टू इन्वर्ट इमेजेस विदाउट चेंजिंग द साइज। देखो इसकी साइज इतनी है, मुझे वही रखनी है, यहां पे मैंने उसकी लाइट को भेजा, अब ये प्रिज्म है, लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट होगी, मतलब नीचे आएगी, यहां से तो लाइट यहां पे आ गई। अब सेम प्रिज्म है, उसकी पोजीशन सिर्फ चेंज कर दो। ये देखो बी है, एक बार रिफ्लेक्ट हुआ, दूसरी बार रिफ्लेक्ट हुआ, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ? इन्वर्टेड।
सेम साइड में आपको मिलेगा बट इन्वर्टेड, 2 बार इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तीसरा ये प्रिज्म है, अब देखो यहाँ पे बी है सेम साइज बट वो इन्वर्ट हो गया, दूसरी जगह पे जाके इन्वर्ट हुआ, यहाँ पे सेम साइड में इन्वर्ट होगा, यहाँ पे दूसरी। जादूगर जादू नहीं करते भाई यहाँ से कुछ निकालते वहां पे इंसान उल्टा दिखता है, वो ये सब कारीगरी होती है। इन द फर्स्ट टू केसेस द क्रिटिकल एंगल आई सी फॉर द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म मस्ट बी लेस देन 45। देखो 45 से कम होगा तभी वो रिफ्लेक्ट हो सकेगी, वरना रिफ्लेक्ट नहीं होगी। ओके, तो ये डायग्राम्स याद रखना, बहुत काम आएंगे। ठीक है, ओके। एंड लास्ट ऑप्टिकल फाइबर, आज के लिए लास्ट टॉपिक है। कितना टाइम हुआ? 20 मिनट्स, 25 मिनट्स। Nowadays, optical fibers are extensively used for transmitting audio and video signal through long distance. ऑप्टिकल फाइबर सबको पता होगा, इंटरनेट सब यूज कर रहे हो, वाईफाई के कंपैरिजन में ऑप्टिकल फाइबर की स्पीड बहुत ज्यादा आती है। क्यों? बिकॉज वो इतना परफेक्टली और स्पीड में लाइट ट्रैवल करवाते हैं एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लाइट के फॉर्मेट में, लाइट के फॉर्मेट में भेजते हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स टू मेक यूज ऑफ फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्टिकल फाइबर्स आर फैब्रिकेटेड विद हाई क्वालिटी कंपोजिट ग्लास और क्वार्ट्ज फाइबर। ईच फाइबर कंसिस्ट ऑफ अ कोर एंड क्लेडिंग। ये देखो ग्लास या क्वार्ट्ज का फाइबर होता है। अब ये बाहर वाला पार्ट है ना, वो उसको बोलते हैं क्लेडिंग, और अंदर वाला पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? कोर। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द कोर, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होना चाहिए। क्यों? बिकॉज जैसे ही आपने लाइट फेंकी यहाँ पे देखो, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है कि भाई ये इसका डेंस पार्ट है और ये पार्ट क्या है? रेयर। मतलब बाहर वाला पार्ट रेयर होना चाहिए, क्लेडिंग जो है वो रेयर होती है, और कोर जो है अपना, एक तो मेरी हैंडराइटिंग इतनी गंदी हो गई है, सुधारनी पड़ेगी। अपना कोर है वो क्या होना चाहिए? डेंस होना चाहिए, तभी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो पाएगा। देन दैट ऑफ द क्लैडिंग, व्हेन अ सिग्नल इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट इज डायरेक्टेड एट वन एंड ऑफ द फाइबर, एक एंड ऑफ द फाइबर यहां से भेजेंगे तो अभी ऑब्वियस सी बात है एयर से फाइबर में जाएगा तो रिफ्लेक्शन होगा। इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात नहीं हो, रिफ्लेक्शन तो होगा, सॉरी रिफ्रैक्शन तो होगा। इट विल बैंड रेयर टू डेंसर, तो इट विल बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब देख लो ये रेयर, ये डेंसर और ये रेयर है, तो क्या हो रहा है? उस एंगल पे हम फेंकेंगे सच दैट कि उसका क्या हो? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मल्टीपल टाइम्स। और जब तक मैं आपको समझा रहा हूं उतनी बार में तो हजारों टाइम उसका रिफ्लेक्शन हो गया होगा। When a suitable light is directed at one end of the fiber at a suitable angle, it undergoes repeated total infrared reflection along the length of the fiber and finally comes out at the other end. दूसरी साइड से निकल जाएगा। समझ में आया? इस हिसाब से काम होगा। ठीक है, तो please pause the video and note it down. Since light undergoes total internal reflection at each stage, there is no appreciable loss in the intensity of the light signal. अब देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो लाइट का सिग्नल लॉस नहीं होगा, सिर्फ इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा ना तो आपको पता है पार्शियली बाहर निकलती है और पार्शियली अंदर आती है। पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब सब की सब अंदर आती है, इसलिए कोई भी लॉस नहीं होता। होता है तो भी बहुत मिनिमम होता है, बहुत ही मिनिमम। ऑप्टिकल फाइबर्स आर फैब्रिकेटेड सच दैट द लाइट रिफ्लेक्टेड एट वन साइड ऑफ द इनर सरफेस स्ट्राइक्स द अदर एट एन एंगल लार्जर देन द क्रिटिकल एंगल। ऑप्टिकल फाइबर बनाते ही ऐसा है कि भाई एक लाइट गई तो वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे ही उसको वहां पे रिफ्लेक्ट करे। इवन इफ द फाइबर इज बेंट, लाइट कैन इजीली ट्रैवल अलोंग इट्स लेंथ। मान लो कि भाई ऑप्टिकल फाइबर स्ट्रेट की जगह पे ऑप्टिकल फाइबर आपने बेंड ले लिया तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऐसे ऐसे ट्रैवल करती रहेगी। Thus an optical fiber can be used to act as an optical pipe also. Optical pipe मतलब बैंड भी कर सकते हो। A bundle of optical fibers can be put to several uses. एक साथ बहुत सारे ऑप्टिकल फाइबर्स को आप यूज में ला सकते हो। कि ऑप्टिकल फाइबर्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल व्हिच आर कन्वर्टेड टू लाइट, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट में कन्वर्ट करते हैं बाय सुटेबल ट्रांसड्यूसर। आप वही आपके दिमाग में यही थॉट आएगा कि सर ऑप्टिकल फाइबर को इंटरनेट के लिए कैसे यूज करेंगे? इंटरनेट तो क्या होता है? सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल 1001। तो एक ट्रांसड्यूसर नाम का एक बंदा होता है, ये आप इंजीनियरिंग कोई करेगा तो आइडिया होगा या हायर स्टैंडर्ड्स में किसी को आएगा। ये ट्रांसड्यूसर क्या करेगा? एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में कन्वर्ट करता है, मतलब इलेक्ट्रिकल को लाइट में। मतलब यहाँ पे देखो ट्रांसड्यूसर लगा दिया, ये इलेक्ट्रिकल को लाइट में करेगा, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, फिर वापस यहाँ पे ट्रांसड्यूसर होगा, वापस उस लाइट को वो किस में कन्वर्ट करेगा? इलेक्ट्रिकल में। Obviously, optical fibers can also be used for transmission of optical signals. Optical signals को भी भेज सकते हो तो वहां पे कोई ट्रांसमिट करने की जरूरत नहीं है। For example, these are used as a light pipe to facilitate visual examination of internal organs like esophagus, stomach and intestine. मेडिकल में भी इसका यूज होता है।
तो जो बायो वाले हैं वो भी याद रख लेना। अंदर यहाँ पे एंडोस्कोपी जिसको बोलते हैं कि भाई अंदर का भी सब कुछ दिखे, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा, तो वो लाइट के थ्रू ही दिखेगा ना, अंदर पेट में थोड़ी आपकी लाइट होगी, तो वो इसके थ्रू जाता है। वो मैं फिगर नेक्स्ट पेज में बता रहा हूँ, इसलिए टेंशन मत लीजिए, ठीक है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। लिख लिया? ओके। The main requirement in fabricating optical fiber is that, ये सबसे important point है, it should be very little absorption of light as it travels for long distance inside them। बहुत सारे ऑप्टिकल फाइबर्स किलोमीटर्स के भी किलोमीटर्स लंबे होते हैं, तो वो लाइट एब्जॉर्ब ना कर सके, वो फाइबर वो मटेरियल से बना होना चाहिए। दिस हैज बीन अचीव्ड बाय प्योरिफिकेशन एंड स्पेशल प्रिपरेशन ऑफ मटेरियल सच एज क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज नाम का बंदा है, वो ये करता है। इन सिलिका ग्लास फाइबर इट इज पॉसिबल टू ट्रांसमिट more than 90% of light over a fiber length of 1 kilometer। ओके, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के बाद 1 किलोमीटर के बाद वापस उसमें उसको एम्पलीफाई कर देते हैं, उसके बीच में एम्पलीफायर होता है, डन। वो एम्पलीफायर उसको वापस एम्पलीफाई कर देगा, तो वापस उसमें ये जो आगे आप पढ़ोगे तब, हमको यहाँ पे वो नहीं पढ़ना कि इंटरनेट कैसे ट्रैवल करता है, वो सॉरी डेटा कैसे ट्रैवल करता है, उसकी बात। ये देखो ये ऑप्टिकल फाइबर्स ऐसे होते हैं, ये मेन ऑप्टिकल फाइबर ये है, उसके आज बाद ये जो है ना उसकी क्लेडिंग बोलते हैं, और उसको सपोर्ट ये रहा, एक्चुअली ये उसकी क्लेडिंग है, ये उसका सपोर्ट है, वापस उसके ऊपर एक प्रोटेक्शन है ताकि वो टूटे नहीं, बिकॉज ये बहुत ही डेलिकेट होता है। ये अगर आपने देखा होगा तो ये देखो यहाँ से लाइट बिल्कुल यहाँ पे आपको पॉप अप हो रही है, ये डेकोरेटिव आइटम्स में भी होता है, जो मैं आपको थोड़ी देर के बाद बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्टिकल फाइबर का यूज होता है। ये रहा देखो एंडोस्कोपी, ये पूरी लाइट अंदर गई और आपको अंदर स्टमक ऐसा दिखता है, टीवी मॉनिटर शोइंग द इनसाइड ऑफ द स्टमक। और ये आपने ऐसे डेकोरेटिव आइटम्स देखे होंगे कि भाई बीच में कुछ भी लाइट नहीं है, लाइट इज ऑलवेज ऑन द टिप, क्योंकि यहाँ से एंटर हुई और वहां पे से निकलेगी, और ये डेकोरेटिव आइटम की तरह दिखती है। अमेजोन पे अवेलेबल है, तो आप मंगा सकते हो। ये नहीं, ये ओके। सो दिस इज वाज बेसिकली टोटल इंटर रिफ्लेक्शन इज ओके। आपको मेन चीज क्या याद रखनी है कि भाई ऑप्टिकल फाइबर उस चीज से बना होना चाहिए जिसमें लाइट का कम एब्जॉर्प्शन हो। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए कि भाई क्लेडिंग है वो रेयर होना चाहिए, कोर है वो डेंस होना चाहिए, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होने चाहिए। ये सारी चीजें हैं जो आपने लिख ली है, इसलिए आपको आइडिया आ चुका हो। बेसिक लर्न करना है इसमें, और ये डायग्राम्स बनाने नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट लेक्चर में, इसलिए प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी तक जो भी पढ़ा है वो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, तो आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल बेटा।